जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं समाज के बारे में, जो कि काफ़ी लोग डिमांड करता है कि समाज में ऐसा होता है, यानी कि हम लोग गलती मार के आ जाते हैं। बहुत लोग का ऐसा होता है कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ अगर हम नहीं जानते थे। तो देखिए, आज के बाद इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? नहीं है और हमें और आपको भी नहीं होगा, ये मेरा वादा है, प्रॉमिस है। एक बार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर आपको यहाँ कोई भी समाज में अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में बताइए कि हाँ हमें प्रॉब्लम है, ठीक है? कोई ऐसे भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको इस वीडियो देखने के बाद समाज के बारे में। तो काफ़ी शानदार और बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं समाज बताने जा रहा हूँ, जो कि एक बार इस वीडियो को आप पूरा अंत तक तो देखिए। इससे पहले मैंने समाज का वीडियो अपलोड किया है, इससे पहले मैं बताया था, आप लोग जानते होंगे। लेकिन आज कुछ उससे अलग, थोड़ा सा बस डिफरेंस क्या, बस थोड़ा सा ही अलग होगा। बस समाज तो वही है, ठीक है? और आप लोग उम्मीद के साथ बैठे रहिए और आज हम कॉपी कलम नोट डाउन करते जाइएगा, ताकि आप लोगों को यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। आज का बात करेंगे हम इसके बारे में, एक समाज के, जैसे हम कंपाउंड कहते हैं इंग्लिश में, काफ़ी शानदार और काफ़ी बेहतरीन तरीके के साथ बताने जा रहे हैं। देखिए, समाज जैसे कि समाज के लिखे थे, क्या होता है समाज का? अगर थोड़े सम प्लस आस, यानी कि सम धोड़ आस, यानी कि समाज को अगर संधि विच्छेद करेंगे तोड़े तो सम धन आस होता है। सम धन आस। सम मतलब ये क्या है? पूर्व पद हुआ, पूर्व पद। आइए क्या हुआ? उत्तर पद, उत्तर पद हुआ कि ना? आइए पूरा क्या कहलाता है? पूरा जो है सम प्लस आस, ये कि समस्त पद, समस्त पद। आप पद और शब्द के बारे में तो जान गए होंगे, क्योंकि पद किसे कहते हैं। देखिए, आप बोले ये कैसा कहता है, हम तुरंत आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए थोड़ा सा बेसिक के बारे में कि समास देखिए सम को थोड़े, जैसे कि इस सब सम होता है, जो पहला होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, और इसका जो बाद होता है बाद का, उसे उत्तर पद कहते हैं। यानी कि पहला का पूर्व पद, दूसरा है उत्तर पद, ठीक है? अच्छा, पूरा का जो पूरा का अगर लेते हैं समास को, यानी सम धन आस को, तो उसे क्या कहते हैं? तो समस्त पद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो समस्त। इसका अगर परफेक्ट अर्थ बोले, समाज का एक परफेक्ट ऐसे संक्षेप कहते हैं, एक परफेक्ट अर्थ निकाले, इसे क्या कहते हैं? संक्षेप। अगर पूछता है कि समाज का एक परफेक्ट अर्थ क्या होता है? संक्षेप। संक्षेप मतलब समझे, यानी कि ये बोलते हैं कि कुछ शॉर्टकट, मतलब कि आसानी भाषा, जैसे कि लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जैसे कि सेनापति, सेना का पति, ये क्या होता है? सेना का पति। अब क्या करता है समास में? ये जो बीच का जो चिन्ह देख रहे हैं का, ये का चिन्ह गायब करता है, ये का चिन्ह गायब करता है। और साथ गायब करने के बाद क्या लिखता है? सेनापति लिखता है कि नहीं? सेनापति। आप बोलेगा डिफिनेशन तो आप लोगों को काफ़ी, यानी कि एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछता क्या है कि दाल भात कौन समास है, सेनापति कौन समास है, चंद्रमुखी कौन समास है। अधिकतर स्टूडेंट गलती करके आ जाते हैं, ठीक है? तो आज के बाद आपको गलती नहीं होगा, ये मेरा वादा है। देखिए इस वीडियो को पूरा देखते, पूरा अंत देखने के बाद आपको काफ़ी समझ में आएगा। तो समाज का देखिए एक परफेक्ट अर्थ निकाले, जिसका संक्षेप होता है। सम, अगर इसका तोड़े, संधि विच्छेद करते, सम धन आस। सम का अर्थ सम, इस पूर्व पद, आइए आस मतलब कि उत्तर पद, ठीक है? तो आज समस्त, यानी कि पूरा अगर बात करें, पूरा पद का बात करते हैं, समस्त पद। और पद और शब्द के बारे में आपको फिर से एक बार डिटेल से थोड़ा सा बता देते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए, जब किसी शब्द का प्रयोग किसी सेंटेंस या किसी वाक्य में करते हैं तो उसे हम पद कहते हैं। जब किसी शब्द का उपयोग हम किसी वाक्य या किसी सेंटेंस में करते हैं, उसे पद कहते हैं। जैसे कि लिखे हम राम, क्या लिखे हैं? राम। तो राम बोलिएगा पद है, जैसे कि राम पद है, यह शब्द है। बहुत कन्फ्यूज, इसे राम जो है शब्द है या पद है? अगर अकेला राम है तो इसे हम शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? शब्द। यही राम का उपयोग अगर कोई सेंटेंस या कोई वाक्य में करे, जैसे कि देखिए, राम आम खाता है, ये एक सेंटेंस, यानी एक वाक्य हो गया कि राम आम खाता है। अगर आप बोलिएगा कि ये क्या राम क्या है, ये क्या शब्द है, लेकिन ये आप शब्द नहीं रहा, क्योंकि अलग रहता तो शब्द इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग एक वाक्य में किया गया था, इसीलिए ये शब्द नहीं बल्कि ये पद है। जैसे कि राम को शब्द पद दोनों कह सकते हैं, लेकिन परफेक्ट अगर बात करें तो अगर किसी शब्द का उपयोग हम किसी वाक्य में, सेंटेंस में करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। ऐसे हम क्या करते हैं? अकेला, यानी कि किसी वाक्य में प्रयोग नहीं किया हो तो उसे शब्द कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये शब्द है, बिल्कुल नहीं तो वर्ण है। और वर्ण में जैसे कि मान लीजिए को लिखे हैं, तो को, जैसे आधा को प्लस अ मिल के बना है, जो क बना है, आधा को प्लस अ, जैसे बोलते हैं क
क, आधा क और अ दोनों आता है, इसीलिए अगर को वर्ण कहा जाता है, नहीं, ये दोनों मिल के वर्ण का निर्माण किया है। ठीक है, ये दोनों मिल के वर्ण का निर्माण किया है। को अकेले से मिलकर नहीं बना है, क आधा को और अ से मिलके बना है क। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि इसके बारे में, देखिए समास के बारे में कि समास को यानी कि परफेक्ट अर्थ निकाले, जैसे संक्षेप करते हैं यानी कि सम्मिलन, और इसका पहला का पद पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। ठीक है, इसका जैसे कि थोड़े संधि विच्छेद कहते हैं, जैसे कि सम मतलब पूर्व पद, आस मतलब क्या, उत्तर पद। इसका समस्त पद को क्या यानी कि पूरा पद को क्या कहते हैं, तो समस्त पद। और शॉर्टकट यानी हो गया, तो जैसे कि होता है सेना, इनकी क्या होता है, समास में बीच का चिन्ह गायब हो जाता है। सेनापति लिखिए विद्या काला, विद्या काला का चिन्ह गायब, विद्यालय कर दिया, बहुत सा ऐसा होता है। ठीक है, सेना का पति, विद्या का आलय, न्याय का आलय, न्याय का आलय, ऐसा भी बहुत सारा होता है। तो हम इससे पहले जान लिए कि इससे भी डिफिनेशन, आप लोग डिफिनेशन नहीं पूछता है, या ज़्यादा करके पूछता है कि चंद्रमुखी कौन समास है, सेनापति कौन समास है, बहुत सा यही सब के बारे में बात करेगा कि बिना पानी कौन समास है, लंबोदर कौन समास है, ठीक है, चंद्रशेखर कौन समास है, यही सब अधिकतर कन्फ्यूज स्टूडेंट करते हैं। तो आज के बाद आपका कन्फ्यूजिंग सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको मिटाते हैं और जिससे हम आगे बात करते हैं कि समाज का कितने भेद होते हैं, यानी कि समाज का कितना पुत्र, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए हम इससे आगे बात करते हैं, थोड़ा मिटा लें ताकि गंदा ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, अब देखिए हम बात करने वाले हैं समाज का भेद के बारे में, समाज का भेद। ठीक है, समाज का भेद देखेंगे, इसके बाद उसका भेद के जो अलग अलग प्रकार है उसके बाद हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो समाज का भेद का बात करते हैं, तो समाज का भेद, समाज का है ना मुख्य भेद 6 होता है। समाज का मुख्य भेद कितना होता है, 6, लेकिन बहुत लोग कन्फ्यूज करते हैं 7 भेद होता है। तो देखिए सबसे पहला भेद का बात करें तो अवयवी भाव, अवयवी भाव, कर्म धारय, 3 नंबर में तत्पुरुष, अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और दीर्घु समास, दीर्घु 5वां का बात करें तो क्या, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और 6ठा का बात करें तो क्या होता है, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो ये देखिए समास का और टोटल भेद हो गया। ठीक है, किसका, समास का। ठीक है, तो समास का सबसे पहला भेद अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, दीर्घु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। एक ठो अपवाद में और होता है नंग समास। तो देखिए नंग समास की हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करें समास का कितने भेद, तो समास का 6 भेद कौन है, अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, दीर्घु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इससे पहले हम समास का बताए थे। ठीक है, ट्रिक भी आपको याद होगा। तो देखिए समास का भेद के बारे में सबसे पहले है अवयवी भाव समास। क्या है, अवयवी भाव समास, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या है, अवयवी भाव, अवयवी भाव समास। सबसे पहले इसका बात करते हैं अवयवी भाव समास। ये क्या होता है अवयवी भाव समास, इसमें क्या होता है, कोई भी क्रिया, वचन, विभक्ति इस पर कोई असर नहीं करता। मतलब क्या है कि मान लीजिए जैसे कि इस अवयवी भाव समास, फिर से बात करें कि कोई भी क्रिया, वचन, विभक्ति, लिंग का कोई भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसका जिसका जो शब्द होता है क्या होता है, अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है, अव्यय। इसका जो शब्द होता है क्या होता है, अव्यय। मान लीजिए कि हम जैसे कि हम बाज़ार जा रहे हैं, कि हम बोल रहे हैं कि हम प्रतिदिन मार्केट जा रहे हैं, प्रतिदिन हम बाज़ार जा रहे हैं। हमारे साथ कोई ग्रुप में जैसे कोई भी लड़का बैठा हुआ है, वो भी कह रहा है कि हम भी इसके साथ कहाँ बाज़ार जा रहे हैं, हम भी इसके साथ प्रतिदिन बाज़ार जा रहे हैं। तो बोलिए कि हम भी बोलें कि प्रतिदिन बाज़ार जा रहे हैं। मेरा ग्रुप का जो लड़का था वो भी बोल रहा है कि हम भी तुम्हारे साथ यानी कि आपके साथ प्रतिदिन मार्केट जा रहा है। तो ये देखिए जो प्रति है, प्रति पर कोई असर पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा, क्योंकि प्रतिदिन बाजार जा रहा है, प्रतिदिन जो कुछ कर रहा है, प्रतिदिन कुछ भी कर रहा है, तो प्रति पर असर पड़ा, प्रति पर असर नहीं पड़ा। तो यही बोला अवयवी भाव समास जो होता है, इस पर ये जो होता है किसी पर मतलब कि
वचन विभक्त, वचन हो गया, लिंग हो गया, विशेषण इस पर है ना किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। किसका? अविभाव समाज का। इसका कोई असर नहीं करता। किसका? अविभाव समाज। अब बोलिएगा इससे हम कैसे, तो बहुत दूर तार है, यानी कि काफ़ी प्रॉब्लम होगा कि किसका कौन अव्यय, कौन सा अव्यय होगा, कौन सा पूर्व पद, ये सब काफ़ी, ये सब हमको बताइए कि हम एग्जाम में कैसे जानेंगे कि अब कौन अविभाव समास है, कौन कर्मधारा है, कौन तत्पुरुष है। तो आपको बेसब्री से इंतजार है। देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले इसका सबसे शानदार ट्रिक और खास ट्रिक है अविभाव समाज का, जो कि किसी भी शब्द में अगर यथा, प्रति, भर, बे, अगर किसी शब्द के पहले ये चारों अगर दिख जाए तो उसे क्या कहेंगे? अव्ययीभाव समास। बिना सोचे एकदम आँख मूंद के एकदम मारिएगा अव्ययीभाव समास में। एकदम ऐसा नहीं कि आँख मूंद लीजिए, मारने का ऑप्शन रखने का बी तो आप रख दीजिए, ऐसा ना हो, ठीक है। तो ये बोलें कि अव्ययीभाव समास आपको, जैसे कि आप बताएं कि लिंग, वचन, विभक्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रति मार्केट जरूरत प्रति पर कोई असर पड़ा, तो आप लोगों को क्या लगता है क्या क्या बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इसके शानदार और बहुत खास तरीके, जिसका कोई भी शब्द में अगर यथा शुरू में दिख जाए, या प्रति दिख जाए, या भर दिख जाए, या बे दिख जाए, तो आप फटाक से मानिएगा अव्ययीभाव समास में, ठीक है। अव्ययीभाव समास में आपको एक बता रहा है, आपके लेवल के बात करें, ये आपके लेवल का सूत्र है, आपका लेवल का सूत्र है, ठीक है। आप इसका उपयोग कीजिए, आपको समास एक बार कोई भी बिहार बोर्ड का वो एग्जाम कोई भी पेपर उठाइए हिंदी का, ठीक है, या संस्कृत का, उसमें देखिए एक दो को जरूर पूछता है, समाज 2-3 4 पूछता है, ठीक है। अगला बार भी स्टूडेंट बहुत अच्छा मार्क के आए थे। आप लोग भी देखिए ध्यानपूर्वक, आप भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी समझ में आता होगा, और आप इस जो फॉर्मूला है इसका उपयोग कीजिए, समझे। तो क्या है, यथा, प्रति, भर, ये किसी भी शब्द के अगर पहले दिख जाए तो आप फटाक से मानिएगा अव्ययीभाव समास में। किसमें? अव्ययीभाव समास में। जैसे कि दे दिया क्या, यथा, देखिए अगर आपको दे दे एग्जाम में कि यथाशक्ति कौन समास है, बताइए कि यथाशक्ति कौन सा समास है। आप लोगों को लग रहा है कि यथाशक्ति क्या है, तो यथाशक्ति क्योंकि ये पहले का जो दिख रहा है यथा, ये पहले का, तो ये पहले का जो पूर्व पद दिख रहा है तो किसका? यथा से मिल रहा है, यानी कि अव्ययीभाव समास है। ये क्या यथाशक्ति कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास, ठीक है। कौन सा? अव्ययीभाव समास। अगर दे दे ऐसे प्रतिलोक, प्रतिदिन, अब बोलेगा प्रतिदिन कौन समास है? प्रतिदिन कौन सा समास होगा, बताइए। प्रतिदिन अव्ययीभाव समास, क्योंकि अगला वाला जो वर्ड देख रहे हैं प्रति, यही तो आपको गौर करना है कि प्रति, भर। अब ऐसा भी दे दे कि भर पेट कौन समास है? भर पेट कौन समास है, बताइए। भर पेट कौन समास है? तो भर पेट भी कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। और भी दे दे बेरहम, बेरहम कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। बेरहम, बेवकूफ, प्रतिलोक, यथाशक्ति, भरपेट, ये सब क्या है? तो अव्ययीभाव। जो भी किसी भी शब्द के अगर ये सबसे पहले दिख जाए तो आप मारिएगा अव्ययीभाव समास। और एक बात और ध्यान में रखना, क्या है कि इतना, ये तो हमेशा रूल जो है ना सब पे लागू नहीं होता, ठीक है। हमेशा रूल सब पे लागू नहीं होता है। देखिए इसमें कुछ और है, जैसे कि अगर आपको कोई भी, जैसे कि कोई भी शब्द यानी कि जब लगातार 2 बार दिख जाए, 2 बार अगर दिख जाए तो अव्ययीभाव समास मारिएगा। जैसे कि ऐसा दिख जाए कि रात, कौन सा? रात, यानी कि एक ही शब्द है, 2 बार रिपीट किया गया तो अव्ययीभाव समास। दिन, रात, दाल भात नहीं, जैसे कि रातों रात, दिनों दिन, बीचों बीच, ठीक है। ये सब कौन सा समास होगा? तब अव्ययीभाव समास। तो आपको समझ कि एक ही वर्ड, एक ही शब्द अगर 2 बार दिख जाए तो आप किस में मारिएगा? तो अव्ययीभाव समास में। अगर एक ही शब्द, ध्यानपूर्वक 2 शब्द अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही शब्द, रातों रात, दिनों दिन, बीचों बीच, ये सब क्या है? तो अव्ययीभाव समास है, अव्ययीभाव समास। और एक तो और याद रखिएगा क्या, कि इसमें एक आ जन्म और आ मरण, ये भी है ना, ये अव्ययीभाव समास होता है। अब बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि आ जन्म आ मरण दूसरा समास, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ध्यानपूर्वक ये आ जन्म आ मरण या अव्ययीभाव समास ही होता है। तो आपको समझ, फिर से देख लीजिए कि इसे आप नोट डाउन कर लीजिए कि यथा, अगर किसी शब्द के पहले यथा दिख जाए, प्रति दिख जाए, भर दिख जाए, बे दिख जाए, ठीक है। अगर और भी एक ही वर्ड अगर 2 बार दिख जाए और साथ साथ आ जन्म या आ मरण, ये सब कहीं भी दिखे,
कहीं भी दिखे ऑप्शन में तो आप मारिएगा अव्ययी भाव समास। किस में मारिएगा? अव्ययी भाव समास में। अब देखिए हम इससे आगे बात करते हैं, थोड़ा मिटा लेते हैं, आगे हम बात करेंगे। ये भी देखिए काफ़ी शानदार और काफ़ी बेहतरीन ट्रिक है, यानी कि जो भी यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आपको, जो छोटे दिख रहा है, समाज का जो भेद दिख रहा है, सब ट्रिक के साथ बताने जा रहे हैं, सब ट्रिक है। तो समाज का भेद देख लिए क्या है? तो समाज का भेद अव्ययी भाव समास कर्मधारय से तत्पुरुष और दीर्घ द्वंद्व अव्ययी। तो अव्ययी भाव समझ में आप लोगों को आ गया। अब बात करें दूसरा तत्पुरुष समास, इसके बाद कर्मधारय। पहले हमको ये लिखना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझिए, ठीक है। सभी का डिटेल के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? तो तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है? अगर कोई शब्द है तो उसका बीच का चिन्ह यानी कि विभक्ति चिन्ह गायब होता है, बीच का विभक्ति चिन्ह गायब होता है। जैसे कि लिखें सेना का पति। क्या लिखें? सेना का पति। ये जो आपको दिख रहा है का, ये का दिख रहा है, यही चिन्ह क्या होता है? गायब होता है। विभक्ति चिन्ह क्या होता है? गायब होता है। विभक्ति जो चिन्ह आपको दिख रहा है, जो विभक्ति चिन्ह आपको दिख रहा है, विभक्ति चिन्ह, ये क्या होता है? गायब होता है। जो ये दिख रहा है, जैसे कि क्या लिखे? सेना का पति, ये का चिन्ह गायब होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या लिखेगा? ये सेनापति, एक ही वर्ड नहीं निकलेगा। जैसे कि का चिन्ह गायब होता है, सेनापति। और भी जैसे कि लिखेगा विद्यालय। क्या लिखा? विद्यालय। तो इसमें क्या होगा? विद्या का आलय, न्याय का आलय। तो ये सब क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। विद्यालय, सेनापति, और भी जैसे कि और भी होगा। देखिए तत्पुरुष फिर से देख लीजिए तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? बीच का विभक्ति चिन्ह गायब होता है। बीच का विभक्ति चिन्ह, बस इसमें ध्यान रखना है, विभक्ति चिन्ह इसका क्या होता है? गायब होता है। इसके बीच का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? गायब होता है। और भी एक बात करें, देखिए और भी जैसे कि कुछ भी लीजिए, कन्या का दान, मान लीजिए लिखे क्या? कन्यादान। तो क्या है इसमें बीच में विभक्ति चिन्ह? कन्या का दान। किसका दान? तो कन्या का। वाट? क्या कन्यादान? तो कन्या का दान। विद्यालय, क्या विद्यालय? तो विद्या का आलय, ठीक है। सेनापति, तो क्या सेनापति? वाट? सेना का पति। यही ध्यान में रखना है कि इसमें जो बीच का जो चिन्ह जो होता है, बीच का जो विभक्ति चिन्ह जो होता है, वो क्या होता है? गायब होता है। किसमें? तो तत्पुरुष समास में, ठीक है। तत्पुरुष समास में बीच का जो विभक्ति चिन्ह होता है, क्या गायब होता है, ठीक है। फिर जैसे कि हम पहले एक बार डिटेल से जैसे बता रहे हैं सूत्र के यानी कि ट्रिक के माध्यम से, इसके बाद सबको हम लिख देंगे। इसके बाद उसमें हम जैसे कि उदाहरण सबका दे देंगे, जैसे में कौन कौन होगा हम डिटेल से बता देंगे, ठीक है। तो देख लिए समास, ऐसे भी एक दिन हम टेस्ट भी ले लेंगे, ठीक है। तो तत्पुरुष में देख लीजिए जिसका बीच का चिन्ह विभक्ति गायब हो उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे कि विद्या का है तो विद्या का चिन्ह गायब है। बहुत लोग जैसे कि शॉर्टकट दुनिया में चल रहा है, तो ये भी समास क्यों ना शॉर्टकट लेते? पप्पा का पा लेते हैं, मम्मा का माँ, तो गुड मॉर्निंग का जी। जिससे ऐसा होता है कि जी, ऐसा बहुत सा शॉर्टकट आप लोग भले चैटिंग में फेमस, यानी कि आप लोग जानते होंगे, काफ़ी एक्सपर्ट होंगे, लेकिन हमें तो नहीं है, हम नहीं हैं। तो यही बोले तत्पुरुष समास। ये भी बोला क्यों ना हम भी शॉर्टकट हो जाए। तो ये भी जैसे कि सेनापति, तो बीच का चिन्ह यानी कि बीच का विभक्ति चिन्ह गायब कर दिया, तो क्या हुआ? सेनापति। विद्यालय तो विद्या का आलय, न्याय का आलय, तो ये सब क्या हुआ? कन्या का आलय, यानी कन्या का आलय तो कन्यादान। तो ये जो बीच का जो चिन्ह का विभक्ति, जो बीच का जो चिन्ह विभक्ति होता है, बीच का जो विभक्ति चिन्ह होता है, वो क्या होता है? गायब होता है। किसमें? तो तत्पुरुष समास में। अब हम बात करेंगे कर्मधारय के बारे में, ठीक है। कर्मधारय के बारे में अब देखिए, इससे हम आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। तो आगे क्या? कर्मधारय समास। दो ठो देख लिए, तो कौन देख लिए थे? तो अव्ययी भाव समास देख लिए थे, तत्पुरुष समास देख लिए थे। आप देखेंगे कर्मधारय समास के बारे में कि कर्मधारय समास में इसमें भी ट्रिक है, इसमें भी बेहतरीन ट्रिक है। बस देखिए आप लोग पूरा। तो देखिए कर्मधारय समास में इसमें क्या होता है? इसमें उपमा वाला बात आता है और विशेषण वाला बात आता है। इसमें क्या होता है? उपमा वाला बात और दूसरा विशेषण का बात। बोलिए उपमा क्या है? तो देखिए इसमें ध्यानपूर्वक आप याद रखिएगा, इसमें उपमा और दूसरा क्या? विशेषण। अब ये उपमा विशेषण आपको समझ में नहीं आएगा तो ये क्या होता है? देखिए उपमा मतलब नहीं समझे, किसी का तुलना दूसरे से करना, यानी कि चंद्र, इसका जो मुख, देखिए कोई क्या बोलता है कि इसका जो मुखवा है यानी कि मुहा है, किसी का मुख जो है किसके समान है? चंद्रमा के समान है, चंद्रमुखी। बोलता है कि इसका जो मुख है किसके समान है, यानी कि छोटे से मुख का तुलना किसके साथ किया है? तो चंद्रमा के साथ। कितना बड़ा तुलना? तो यही जो मुख होता है चंद्रमुखी, जैसे कि चंद्रमुखी किसका जो मुख है किसके समान है? तो चंद्रमा का समान है। तो ये जो तुलना कर रहा है यानी कि जो उपमा दे रहा है कि किसके समान है? तो चंद्रमा के समान है। तो ये किसके कैटेगरी में? और विशेषण के बाद से नीलकमल। विशेषण के बाद किसी का तुलना कर रहा है छोटे वस्तु के साथ बड़े वस्तु का
तुलना करना है, समझे। तो यही कर रहा है, उपमा पर दे रहा है कि चंद्रमुख यानी कि जो मुख है किसके समान है, तो चंद्रमा के समान है। ये तुलना तो हो रहा है, यानी कंपेरिजन हो रहा है। कंपेरिजन किसके साथ, तो चंद्रमा के साथ हो रहा है। इसमें कर्मधारय समास में उपमा के आपको उपमा का बात आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं विशेषण कर। विशेषण में क्या होता है, उसका गुण यानी कि क्वालिटी क्या है। तो जैसे कि लिखता है नीलकमल, चरण कमल, ये सब क्या है, कर्मधारय समास है। कमल जैसे किसके अंतर्गत, कमल नयन, नीलकमल, समझे। तो ये विशेषण तो बता रहा है, कमल कैसा है तो नीला है, चरण कमल, चरण कमल कैसा है तो चरण, यही सब विशेषण बताता है। ये ध्यानपूर्वक इसे याद रखिएगा। कर्मधारय समास में पहला उपमा वाला बात आता है, दूसरा विशेषण वाला बात आता है। नयन, कमल नयन, नयन किसके समान है तो कमल के समान है, कोमल, यही तो कमल नयन। उपमा वाली बात है तो चंद्रमुखी, चंद्रशेखर, ये किसके अंतर्गत आता है तो कर्म धारय के अंतर्गत आता है। देखिए अगर बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए चंद्रमुखी, चंद्रमुखी मुख किसके समान है तो चंद्रमा के समान है। मुख किसके समान है तो चंद्रमा के समान है। तो तुलना तो कर रहा है। यही उपमा वाला बात करते, विशेषण का बात करते, जैसे नीलकमल, नील कमल, कमल कैसा है तो नीला है, कमल कैसा है तो नीला है। तो यही तो तुलना कर रहा है, कमल नयन। और अगर बात करें तो देखिए चरण कमल, चरण कमल, यही सब आता है कर्मधारय समाज के अंतर्गत। चरण कमल, नील कमल, चंद्रमुखी, ये किसके अंतर्गत आता है तो कर्म धारय के अंतर्गत आता है। और भी ऐसे बात करें तो नील कमल, चरण कमल ऐसे भी हो सकता है। तो किसके अंतर्गत आता है तो कर्म धारय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत तो कर्म धारय के अंतर्गत। विशेषकर दो बातों का आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, उपमा वाली बात और दूसरा विशेषण वाली बात। पहला उपमा वाली बात और दूसरा विशेषण वाली। उपमा यानी किसी के साथ दूसरे का कंपेरिजन करें, यानी कि इसका तुलना दूसरे के साथ करना। और विशेषण की बात करें तो इसका गुण बताना, यानी कि क्या क्वालिटी, लाल पीला हरा, यही समझे। मतलब लाल पीला हरा नहीं, नील कमल, चरण कमल, सबके तुम कलर ही तो बता रहा है, ठीक है। तो आपको कर्मधारय समाज के बारे में समझ में आ गया। अब हम आगे बात करें, कर्मधारय हो गया, ठीक है, कर्मधारय। अब हम बात करेंगे दीर्घ समाज के बारे में कि दीर्घ समाज, ये भी काफ़ी शानदार और ट्रिक के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो मिटाते हैं और आगे बात करते हैं। अब देखिए दीर्घ समाज के बारे में, ये भी बहुत शानदार और काफ़ी शानदार ट्रिक है। तो देखिए दीर्घ समाज मतलब, दीर्घ का अर्थ क्या होता है, दीर्घ मतलब दो, दीर्घ का अर्थ यही होता है, दीर्घ मतलब दो, समझ में आ रहा है ना आपको। दीर्घ मतलब क्या, ये दो जो है ये क्या है, ये एक अंक है, अंक है ना। दीर्घ यानी कि दो, दो क्या है, एक अंक है। और अंक क्या है, ये एक संख्या है, यही तो निकलना था। अब बोलिएगा कि क्या संख्या निकाल दिए, तो देखिए क्या है, अगर किसी शब्द के पहले संख्यावाचक रहे, यानी कि संख्या लगा हो, मतलब कैसे, जैसे कि चौराहा, चौराहा, ये जो चौर दिख रहा है यानी कि संख्यावाचक है, संख्यावाचक। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, दीर्घ समास। चौराहा, अठन्नी, चवन्नी किसके अंतर्गत आएगा तो दीर्घ समाज के अंतर्गत। समझ में आप लोगों को आएगा कि दीर्घ समाज ये भी काफी शानदार। इसमें जिसकी दीर्घ मतलब दो, और दो ये क्या है, अंक है। और अंक किसे कहते हैं, अंक एक अंक के इसका परफेक्ट है तो क्या है, संख्या। तो ये संख्या जो दिख रहा है तो संख्यावाचक होता है। कोई भी शब्द जैसे अठन्नी, 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 चवन्नी, चवन्नी, चौराहा, चौमासा, ये किसके अंतर्गत आता है तो दीर्घ समास के अंतर्गत आता है। अठन्नी, चवन्नी, ये सब क्या है तो दीर्घ समाज के, किसी भी सब, चार मीनार, चार मीनार, ये भी दीर्घ समाज के अंतर्गत आएगा। क्यों, क्योंकि आगे में अगर किसी भी संख्यावाचक दिख जाए, संख्या का बोध हो, तो दीर्घ समाज में आप हमेशा टिक मारिएगा, ठीक है। दीर्घ समाज मारिएगा किसमें, दीर्घ समाज में। अगर किसी शब्द के आगे में संख्यावाचक दिख जाए, जैसे कि चौराहा, चवन्नी, अठन्नी, ठीक है, ये सब किसमें तो चौराहा यानी कि अठन्नी, चवन्नी, चौराहा, चार मीनार, सब किसके अंतर्गत आएगा तो दीर्घ समाज के अंतर्गत। आपको समझ में आ गया कि दीर्घ समाज क्या है, तो ठीक है। अब हम इससे आगे बात करें, दीर्घ समाज हो गया, तो अब बात करेंगे हम द्वंद्व समाज के बारे में। द्वंद्व समाज क्या है, अब हम आगे देखिए द्वंद्व समाज की बात करेंगे। ये भी इतना खास एकदम शानदार ट्रिक है कि क्या बताएं आपको। द्वंद्व समाज मतलब समझ रहे हैं, द्वंद्व समाज, दीर्घ समाज में देख लीजिए जिसमें दो यानी संख्यावाचक हो। द्वंद्व समाज में क्या होता है, इसमें दो मतलब कि दो और धन दो, इसमें दोनों होता है, दो धन दो, यानी कि बीच में चिन्ह अगर बीच में नहीं भी देगा तो आपको चिंता मत लेना है कि अगर चिन्ह में नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो दिख रहा है आपको द्वंद्व समास, द्वंद्व समास मतलब कि दो ठो अलग अलग शब्द हो, दो ठो अलग अलग शब्द हो। मतलब क्या है, जैसे कि लिखे हम क्या, भात दाल, गौरी शंकर, गौरी
गौरी शंकर, ये जो आपको दिख रहा है दो दो मतलब कि दो अलग अलग शब्द हो, दो अलग अलग शब्द हो, तो किसके अंतर्गत आएगा? तो द्वंद्व समास के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? द्वंद्व, यानी कि किसके अंतर्गत? तो द्वंद्व समास के अंतर्गत। दो अलग अलग शब्द हो, दो अलग अलग शब्द हो, जैसे कि कृष्ण राधा, राधा सीता, ये सब किस राधा सीता ने राम सीता, तो ये किसके अंतर्गत है? द्वंद्व समास के अंतर्गत, क्योंकि दो अलग अलग शब्द है ना, दो अलग अलग शब्द है। तो द्वंद्व में तो देखे थे जिसमें संख्यावाचक, ये द्वंद्व जो देख रहे हैं, द्वंद्व मतलब क्या होता है कि द्वंद्व मतलब कि दो अलग अलग शब्द हो, मतलब कि जैसे कि भात अगल अलग हो गया, दाल अलग हो गया, गौरी शंकर, गौरी हो गया अलग, शंकर हो गया होगा अलग, तो ये क्या होता है? दो अलग अलग होता है, जैसे भाई बहन, माता पिता, ये किसके अंतर्गत है? द्वंद्व समास के। यानी कि यही समझिए कि दो अलग अलग शब्द जिसमें दिखे तो किसमें माना है? द्वंद्व समास में माना है। कि द्वंद्व समास, दो अलग अलग शब्द दिखे तो किसमें माना है? तो दीर्घ समास, द्वंद्व समास में माना, ठीक है। दीर्घ समास तो संख्यावाचक है, तो आपको समझ में आ गया कि द्वंद्व समास से क्या है कि दो अलग अलग शब्द दिखे तो द्वंद्व समास में मारना है, ठीक है। ध्यानपूर्वक आप ध्यान से समझिए। द्वंद्व समास दो अलग अलग शब्द, दो अलग अलग शब्द, मम्मी पापा, दीदी भैया, गौरी शंकर, भात दाल, ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत आएगा? तो द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। आपको लोगों को चिंता मतलब, मैं एक एक बैकग्राउंड बना दूंगा, यानी कि सबका लाइन बाय लाइन, और सबका जो जैसे कि एग्जांपल होगा सबका लिख देंगे, कौन द्वंद्व समास हो, कौन दीर्घ समास हो, सबका टोटल। तो द्वंद्व समास में आपको यानी कि दो मतलब दो अलग अलग शब्द हो, दो अलग अलग शब्द द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बहुब्रीहि समास, जो लास्ट बचा हुआ बहुब्रीहि समास। अब देखिए हम आगे देखते हैं क्या बहुब्रीहि समास, ये भी बहुत शानदार ट्रिक है। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है? बहुब्रीहि समास में इसमें ये क्या है? अपने आप में बाहुबली, बाहुबली का नाम सुने हैं? बाहुबली मतलब कि अपने आप में शक्तिशाली, सबसे बड़ा। बाहुबली का मतलब होता है सबसे बड़ा, यानी कि बाहुबली शक्तिशाली, कि अपने आप में बहुत शक्तिशाली होता है, पावरफुल। किसमें? तो बहुब्रीहि समास में। मान जैसे इसमें क्या एग्जाम्पल में आएगा, जैसे कि जैसे बिना पानी, बिना पानी, तो बिना पानी किससे सिर्फ इंगित करता है? केवल माँ सरस्वती को, इस दुनिया में किसी को नहीं, सिर्फ माँ सरस्वती को, क्योंकि वो अपने में क्या है? बाहुबली, अपने आप में सबसे बड़ी है, क्या? इसीलिए बहुब्रीहि समास में केवल वही है। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, यानी कि पेट जिसका बड़ा, तो आप बोलेगा कि बहुत सारे गाँव में देखते हैं ऐसा, बहुत सारे गाँव बल्कि हर अलग अलग जगह में देखते हैं जिस किसी का पेट बाहर निकलता है। वो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ जिसका अगर पेट अगर निकला, लंबोदर का बात करते हैं, हमारे माइंड में डायरेक्ट किसका नाम आता है? तो लंबोदर, यानी कि सिर्फ गणेश जी का, किसका? सॉरी, सिर्फ गणेश जी का आता, क्योंकि उसका पेट बड़ा है। और लंबोदर के बारे में पढ़ें कि गणपति लंबोदर, उसी को कहते हैं जगन्नाथ जी को, ठीक है। इसलिए लंबोदर के जब सुनते हैं तो केवल गणेश जी का नाम आता है। अब ऐसे ही आप बोलिएगा कि हम बहुत सारा लंपेटा देखते, पेट जिस किसका निकला हुआ था, उससे हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लंबोदर सिर्फ किसको इंगित करता है, तो सिर्फ गणेश जी को, बिना पानी, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास यही है जो बड़े माने कि बड़े, जैसे दशानन, क्या लिखे हैं? दशानन। तो दशानन केवल किसे इंगित करता है? 10 किसके कितने सर थे? यानी 10 थे, तो किसे सिर्फ इंगित करता है? दशानन, यानी कि केवल रावण को, कि दुनिया में किसी को नहीं, केवल वो अपने आप में क्या था? बाहुबली, सबसे शक्तिशाली। तो दशानन किसे केवल इंगित करता है? तो रावण को। और किसके अंतर्गत आएगा? तो बहुब्रीहि, उसे जैसे कि अपने आप में बाहुबली, यानी कि सबसे बड़ा हो, दुनिया में सबसे बड़ा हो केवल, तो क्या है? दशानन। बिना पानी, बिना वाणी, बिना पानी, अरे यार, बिना पानी। लंबोदर का बात करें, लंबोदर, ये केवल किसे इंगित करता है? तो बहुब्रीहि समास, यानी कि जो बड़े हो, अपने आप में बाहुबली हो, सबसे शक्तिशाली हो, ठीक है, उसे किसके कैटेगरी में रखें? तो बहुब्रीहि समास में। किसके? बहुब्रीहि समास में, ठीक है, बहुब्रीहि समास में। तो दशानन हो गया, बिना पानी, लंबोदर हो गया, इस समय क्या है? सब यानी कि अपने आप में बाहुबली सबसे शक्तिशाली है, इसलिए बहुब्रीहि समास के अंतर्गत है। तो इसी पर एक सवाल आता है कि क्या आता है, सॉरी हम भूल रहे हैं, अभी याद नहीं आ रहा है। तो समझ में आ गया आप लोगों का बहुब्रीहि समास में कि काफ़ी बड़ा और काफ़ी शानदार होता है, ठीक है, यानी कि मतलब कि बड़ा नहीं, अपने आप में बहुत बाहुबली होता है। और केवल जो होता है बिना पानी, केवल सचदेवा को इंगित करता है। लंबोदर का बात करते तो केवल गणेश जी को इंगित करता है। दशानन केवल रावण को इंगित करता है, और भी आ सकता है। तो ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत? तो बहुब्रीहि समास, अपने आप में बहुत बड़ा। एक तो और अपवाद में है, कौन सा है? नंग समास। हम उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, नंग समास के बारे में। देखिए हम एक अपवाद में हम बात करते हैं जो कि है नग समास। ये क्या होता है? कोई भी जैसे कि शब्द उसमें ओ अगर लगा हो तो नग समास मारेगा। कोई भी अगर कोई शब्द हो तो उसमें अगर पहले ओ अगर दिख जाए, तो नग समास मारेगा। अगले एक और अपवाद में ध्यान दीजिएगा कि ओ कारण नग समास नहीं होगा, ठीक है। ओ कारण नग समास नहीं होगा, क्योंकि कारण
नग समाज, ये जो दिख रहा है ओ कारण, मतलब कारण नहीं है, ओ कारण, तो नग समाज को इंगित नहीं करता, ठीक है, इंगित नहीं करता है, इसलिए नग समाज में सिर्फ ओ लगा हो तो ये देखिए अपवाद में हो कारण। अब देखिए शुद्ध, शुद्ध लिखा था तो ओ शुद्ध लिख देंगे, ओ शुद्ध, तो ये नग समाज के अंतर्गत ओ शुद्ध, और भी बहुत सारा वर्ड हो जाएगा जिसमें यानी कि ओ लगा हो तो किसके अंतर्गत आएगा, तो नग समाज को अपवाद में हम बता दें, ओ कारण, और शुद्ध, और कारण, और भी हो सकता है, ठीक है। तो हम डिटेल्स अभी लिखा देते हैं, जो भी बचा हुआ है, एक दो याद नहीं आ रहा है, तो नग समाज के अंतर्गत आपको समझ में कि कोई जो भी जैसे शब्द में किसी आगे में अ दिख रहा है तो वो नग समाज के अंतर्गत आएगा। और सब अविभाव समाज से यथा प्रति भर देख लेंगे तो कर्मधारय में यानी कि उपमा वाली बात है, विशेषण का बात आता है। और तत्पुरुष समाज में क्या देखें, बीच का विभक्ति चिन्ह गायब होता है। दीर्घु समाज में क्या देखें, तो इसमें संख्यावाचक है, जैसे 4 मीनार, ठंडी चवन्नी, ठीक है, इसके 4 मीनार। और द्वंद्व समाज में दो अलग अलग से मम्मी पापा हाथ दाल, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। दीर्घु समाज, बहुव्रीहि समाज अपने आप में बहुत बाहुबली है, यानी कि बिना पानी लंबोदर, इसके बहुव्रीहि समाज का नग समाज में इसकी जिसमें ओ दिख रहा है जो वो नग समाज के अंतर्गत आएगा। और एक अपवाद में और कारण नग समाज नहीं होगा। अब हम देख रहे यानी कि एक तरफी से सबका हम यानी कि एग्जाम्पल लिख देते हैं, अविभाव समाज में कौन कर्मधारय, तत्पुरुष, दीर्घु समाज, ऐसे आप एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हम देखिए आगे देखते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं आगे, क्या है कि आप देख लिए हम ऑल टोटल यानी कि लिख दिए हैं, और भी होगा इत्यादि में, और भी होगा, ऐसा नहीं है कि बस इतना ही एग्जाम्पल में है। और भी आप देख लीजिएगा कि बस ये अविभाव समाज यथा प्रति भी भर दिख जाए किसी भी शब्द के आगे तो आप लगा दीजिएगा अविभाव समाज। देखिए एग्जाम्पल यथाशक्ति भरपेट, प्रत्येक, बेरहम, बे खटके इत्यादि, ठीक है। कर्मधारय के बात करते चंद्रमुखी, कमल नयन, चरण कमल, नील कमल, श्वेतांबर, लाल मिर्च इत्यादि। तत्पुरुष समाज का बात सेनापति, कन्यादान, कामचोर, विद्यालय इत्यादि। दीर्घु समाज का बात करें चवन्नी, चौमासा, ठन्नी, त्रिनेत्र, त्रिकोण इत्यादि। अगर देखिए दीर्घु द्वंद्व समाज का बात करें तो राधा कृष्णा, कान, भाई बहन, राजा रानी इत्यादि के अंतर्गत। और देखिए बहुव्रीहि समाज में बहुव्रीहि, दशानन, बिना पानी, चतुर्वृत्त, 10 मुख इत्यादि। तो देखिए इस पर एक ठो आता है, पहले आप स्क्रीनशॉट इसके ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखिए इसी पर एक तो सवाल आता है बहुव्रीहि समाज यानी कि दशानन के बारे में, कि कथा सुपारी, चूना, पान, दो व्यक्ति का 22 कान। कथा सुपारी, चूना, पान और 2 व्यक्ति के 22 कान, किसके अंतर्गत आता है, तो बताइए कि कौन हो सकता है। कथा सुपारी, चूना, पान, 2 व्यक्ति के 22 कान, 2 व्यक्ति है जिसका 22 कान है, ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है, हो सकता है, कौन हो सकता है, तो रावण और मंदोदरी, क्योंकि रावण का 10 मुख था, 10 मुख यानी कि 10 दूनी 20 कान हुआ, 10 दूनी 20 कान, और साथ साथ उसका मंदोदरी यानी 2 कान, तक 10 दूनी 20 और 2 22 कान। तो इसीलिए कौन हो सकता है, दशानन और मंदोदरी, दशा यानी कि रावण और मंदोदरी, ये रावण और मंदोदरी बहुव्रीहि समास हो सकता है, ठीक है। कि कथा सुपारी, चूना, पान, 2 व्यक्ति के 22 कान, तो किसके अंदर का, तो बहुव्रीहि समाज के अंदर रहता है, ठीक है। तो आप ध्यान पर अगर आ जाएगा ऑप्शन में ध्यान, तो देखिए जो दिख रहा है कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में ये दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक अब देखिएगा, ऑप्शन के अनुसार आप कलर कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं देखिए वो ऑप्शन के अनुसार आपको रंगना देखिए, ऐसा भी दे सकता है, मान लीजिए कि दीर्घु समाज चवन्नी दिया, ठन्नी दे गया, इसमें आगे दशानंद दिया, आपको लगता होगा कि 10 अनंत, ये नहीं, आप ध्यानपूर्वक देख के ऑप्शन के अनुसार आपको कलर करना है कि कर्मधारय यानी इसका क्या देखे थे, हाँ दीर्घु समास और बहुव्रीहि समास में कन्फ्यूजन, और भी समास में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप ऑप्शन के अनुसार और ध्यानपूर्वक रंगिएगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही रहने था, और अगला में उपसर्ग और प्रत्यय के अगला वीडियो में हम उपसर्ग के बारे में बात करेंगे, और फिर प्रत्यय के बारे में, इस तरह हम संधि की बात करेंगे, और धीरे धीरे हम पूरा यानी कि व्याकरण हम खत्म कर देंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज देखिए हम बात करने वाले हैं अस्थायी उत्तर के, जो कि इससे पहले हमने बात कर लिए हैं, कि इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है, बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में क्या आज देखिए क्या है।